हेलो स्टूडेंट, तो हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर का 1.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, है ना। इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया है। सो उससे पहले सब लोगों को नमस्ते, सलाम, वट एवर यू फील करेक्ट विद अस, जो भी है ना। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन अभी आपको बता रहा हूँ किसका, एक्सरसाइज 1.2। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन बता के 1.2 एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, ठीक है। सो देख लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम क्या, सीधे चलते हैं अपना फंडामेंटल थ्योरम पर। देख लिया क्या, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसमें क्या है, इसमें आपका है एक, जैसे कि इसमें फंडामेंटल थ्योरम क्या है, कंपोजिट नंबर एक आपका, है ना, कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो मतलब कंपोजिट, किसी भी कंपोजिट नंबर का यहाँ पे बोला गया है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या होता है, यूनिक होता है, अगर हम इसके ऑर्डर को इग्नोर कर दें। इफ वी इग्नोर द ऑर्डर, ठीक है। अगर ऑर्डर को हम क्या करके चले, इग्नोर करके चले, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हर कंपोजिट नंबर का क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। तो अभी तुम शायद कंफ्यूजन होगी कंपोजिट नंबर क्या है ना। तो अभी इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, इसको मैं आगे चलता हूँ। पहले आपको कंपोजिट नंबर क्लियर कर देता हूँ, कंपोजिट नंबर क्या है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा बाद में देंगे, है ना, इसको थोड़ा बाद में देंगे। तो पहले आपको कंपोजिट नंबर का क्लियर कर देता हूँ। कंपोजिट नंबर क्या है, देखो कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर आपके वे नंबर है, जो नंबर आपके जो एक से बड़े जो नंबर होते हैं, है ना, क्या, एक से बड़े वो नंबर, एक से बड़े वो नंबर जो प्राइम नहीं है, जो प्राइम नहीं है। यानी कहने वाला कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर वे नंबर है जो कि एक से तो बड़े होते हैं बट वो प्राइम नहीं होते। कैसे नहीं होते, प्राइम नहीं होते। अब कहोगे कि सर प्राइम भी हम भूल गए, है ना, प्राइम पढ़ा तो है पहले पर याद नहीं आ रहा है कि प्राइम क्या होता है। हाँ, क्योंकि भूलने का सॉफ्टवेयर नहीं, सबके सिस्टम में भूलने का सॉफ्टवेयर डाउनलोड है ना, तो भूल बहुत जल्दी आते हो। चलो कोई बात नहीं, प्राइम नंबर भी देख लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। प्राइम नंबर आपके बोल रहे हैं कि भाई एक से बड़े वो नंबर जो, एक से बड़े वो नंबर जो अपने आप से और एक से प्राइम नंबर एक से बड़े वो नंबर जो अपने आप से और एक से जो अपने आप से और एक से विभाजित होते हैं, या कह सकते हैं डिवाइड होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या कहा, प्राइम नंबर कौन से नंबर, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो कि एक से बड़े होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ किससे डिवाइड होते हैं, अपने आप से होंगे या एक से होंगे, इनके अलावा किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होते हैं। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ऐसे नंबर होते कौन से हैं, जैसे कि आपका देखो 2 है, 3 है, 5 है, 6, भैया 6 तो कट जाता है ना, 2 से कटेगा और 3 से भी कटेगा, नहीं होगा। 7 होगा, 9 3 की टेबल में भी आता है, यानी कि 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 11 है,
13 है, 14 हो जाता है, 15 हो जाता है, 16 हो जाता है, 17 किसी से नहीं होगा, एक से और ऐसे ही आपका 19 है, फिर 23 है, ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। तो इस तरह के नंबर आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। और कंपोजिट नंबर हमने पहले ही बोल दिया कि एक से बड़े वे नंबर जो प्राइम में होते हैं, तो ये प्राइम है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3, एक से तो बड़े ही हैं, तो 2 3 तो होंगे नहीं, तो यानी कि 4 है, ठीक है। 4 के बाद आपका 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, ऐसे ये भी चलता चलेगा। ये आपके कंपोजिट नंबर है, ये आपके प्राइम नंबर है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, और आपका प्राइम नंबर और ये कंपोजिट नंबर क्या होता है। ओके, सो बिफोर गोइंग ऑन प्लीज गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आगे चलेंगे तो हम क्या करेंगे, अपना कंपोजिट नंबर वापस चलते हैं और सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ओके, सो प्लीज फास्ट गाइस एंड नोट इट डाउन। ओके गाइस, तो देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, क्योंकि हमें फंडामेंटल थ्योरम पढ़ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलती है कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा क्या आता है, यूनिक आता है। उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा आता है, यूनिक आता है। तो अब देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, भाई फैक्टराइजेशन की स्पेलिंग देख लेना, कहीं जेड आता है, बट हमारे यहाँ को जेड इसलिए ब्रिटिश और यूके और यूएस का चलता है ना, इसलिए आता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है ये हम देख लेते हैं। तो लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल यानी कि मैं ले लेता हूँ 72। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करूँगा, तो 2 से करूँगा 36 आ जाएगा, फिर 2 से करूँगा 18 आ जाएगा, फिर 2 से 9 आ जाएगा, फिर 3 से 3 आएगा, फिर 3 से करूँगा तो 1 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास 72 क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 ये आ गया, है ना। तो भाई ये क्या है तुम्हारा फैक्टराइजेशन, ये क्या है फैक्टराइजेशन। ओके, तो हमने बोला कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन देखो, फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन हम बोलते हैं कि किसी भी नंबर का जो आपके किसी भी नंबर हो, कोई भी मतलब कोई भी आपका जो नंबर होता है उसके फैक्टर के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर के प्रोडक्ट मतलब जो उसके फैक्टर आते हैं उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने को ही हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं, है ना। तो किसी भी नंबर के फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना, है ना। भाई देखो हिंदी में ऐसे लिख रहा हूँ कि मोस्टली बच्चे हमारे हिंदी में समझते हैं, क्या मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे इंग्लिश में आपको बता सकता हूँ, जैसे मैंने कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन आपको उसका दिया, तो वहाँ पे भी आप बता सकते हो कि कंपोजिट नंबर क्या था भैया, ग्रेटर देन 1, द नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 who is not prime number, which is not prime number, वो आपके कंपोजिट नंबर हो गए। और प्राइम नंबर क्या होगा, the number greater than 1 which is divisible by 1 or itself, divisible by 1 or itself, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि the number greater than 1 which do not divisible by any which do not divisible by any number except 1 or itself, ऐसे भी दे सकते हो इंग्लिश में आप, है ना। बट मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि क्या है ना, सब बच्चों को अच्छे समझ आए, हिंदी सबको समझ में आती है। और हमारे मतलब जो मेनली स्टूडेंट्स है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, सब नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं। नॉर्थ इंडिया में हिंदी बहुत ज़्यादा, तो कोई नहीं, इंग्लिश हिंदी चल रहा है, बकाया में लिख के दिखा रहा ताकि समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके, तो फैक्टराइजेशन है किसी भी नंबर के फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि ये क्या है, प्राइम नंबर है क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की फॉर्म में
जो मतलब आपके जो फैक्टर है वो प्राइम नंबर है, क्या है ये प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में प्रोडक्ट को लिखना, मतलब सॉरी प्राइम जो प्राइम फैक्टर है आपके, क्या है ये प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो ऊपर हमने क्या लिखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिट इफ वी इग्नोर ऑर्डर, है ना। अब मान लो एक क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे हैं, मान लो किसी एक बच्चे ने ऐसे सॉल्व किया, किसी बच्चे ने इसी को ऐसे सॉल्व कर देगा, वो डायरेक्ट इसको 3 से काट देगा, है ना, 3 दूनी 6 3 चौक 12, है ना, फिर काट किसी 3 से काट देगा, तो ये नहीं, अभी फिर 2 से काट देगा मान लो, तो कितना 12 हो गया, फिर 2 से काट देगा 6 आ गया, फिर 2 से काट देगा 3 आ गया, फिर 3 से काट दिया, तो उसका भी ये क्या आ जाएगा, देखो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये आ जाएगा, है ना। तो ये इन्होंने क्या बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है सबका, मतलब भाई जो इसके फैक्टर्स होंगे वो तो सेम ही आएंगे ना, इसके फैक्टर हो चाहे इसके फैक्टर सेम आएंगे, बस ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया। इफ वी इग्नोर दी ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए इन्होंने एक बात और डाल दिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन arrange in ascending order। तो भाई असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लो भैया इसका भी सही हो गया, है ना। इसलिए होता है तो ये क्या आपका यूनिक ही है, राइट, यूनिक ही आएगा। तो बस यही बोलता है आपका फंडामेंटल थ्योरम, क्या बोलता है कि हर कंपोजिट नंबर का जो प्राइम, तो आपने देख लिया होगा कि भाई ये यूनिक का क्या मतलब है ना, कि मतलब हमारी ये क्लास में अगर 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट इस तरह सॉल्व किया, एक ने इस तरह से, और किसी तीसरे स्टूडेंट ने अलग ऑर्डर से कर दिया, है ना। हमारे पास इतने सारे फैक्टर हैं, तो अलग अलग ऑर्डर से सॉल्व करेगा तो सबके ऑर्डर क्या आएंगे, अलग आएंगे, बट फैक्टर तो ऑलवेज यही आएंगे ना, इसीलिए हम यूनिक बोल रहे हैं। क्यों, चाहे कोई भी निकाले इसको, फैक्टर आपके ऑलवेज यही आएंगे, इसलिए इसको यूनिक बोल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक। तो यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम क्या बोल रही है, फंडामेंटल थ्योरम ये बोल रही है किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ऑलवेज यूनिक आएगा, और इस प्राइम फैक्टराइजेशन को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, है ना। तो ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम है। तो गाइस देख लेते हैं, अपने एग्जांपल की ओर चलते हैं। ओके गाइस, तो एग्जांपल पे जाने से पहले आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए प्लीज गाइस, पॉज द वीडियो, नोट हमने 1.2 क्या, जो 1.2 एक्सरसाइज का एग्जांपल है। एग्जांपल पढ़ते हुए क्या है, समझते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with digit 0। यानी ये बोल रहा है कि क्या कोई ऐसा नंबर होगा जो 4 to the power n है, उस n की वैल्यू कितनी हो, n की कोई ऐसी वैल्यू होगी कि ये जो जब कन्वर्ट हो गई संख्या में आए तो उसका डिजिट क्या हो, 0, क्या हो, 0। तो ऐसी कोई संख्या है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो भाई देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, तो समझ में आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है कोई 4 to the power n लिखा है हमारे पास, कितना, 4 to the power n। तो इस n की कोई ऐसी वैल्यू है जो कि पूरा सॉल्व होने पर जो नंबर आएगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, एंड डिजिट 0, ऐसा कोई नंबर होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अपना सॉल्यूशन कैसे है। देखो इन्होंने बोला है पहले से कि n क्या है तुम्हारा, n तुम्हारा नेचुरल नंबर है, क्या है, तो नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4, है ना, ये आपके नेचुरल नंबर है। इस तरीके से चलते चले जाएंगे। फिर ये बोल रहा है कि भाई हमें किसके लिए निकालना है, 4 to the power n पे निकालना है ना। तो 4 to the power n यानी कि 4 to the power n ये बोल रहे हैं कि अगर मैं 4 to the power n को सॉल्व करूंगा तो यानी कि मेरी लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, क्या है, ये एंड डिजिट बोल रहा है ना यहाँ पे 0, ये एंड डिजिट क्या है मेरी, 0 है, ये 0 है। तो ये 0 कब आती है एंड डिजिट नंबर, देखो भाई देखते हैं भाई कैसे कर पाएंगे। तो मान लो अगर मेरे पास n की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू 1। अगर मान लो मेरे पास n की वैल्यू 2 हो
n की वैल्यू कितनी हो 2 हो, मतलब यहाँ पे मान लो 4 की पावर ये होगा 4 की पावर 4 की पावर 2 के लिए ये 16 हो गया, 4 की पावर 3 के लिए 64 हो जाएगा, 4 की पावर 4 के लिए कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहीं भी नहीं बन रही है बात नहीं बन रही है। तो देखो अब हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं, फिर देखते हैं क्या बात है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि हमें 4 की पावर n है, n की कोई एक ऐसी वैल्यू लगानी है जिसपे क्या हो जाए, जिसपे आपका जो नंबर आएगा सॉल्व हो गए उसकी लास्ट डिजिट 0 है ना। तो ये तो यानी कि देखो क्या है ये 4 टू दी पावर n, अगर मैं इसका फैक्टर करूंगा तो क्या आ जाएगा ये 2 इंटू 2 की पावर n, ये आ जाएगा है ना, 2 इंटू 2 की पावर n, या फिर आगे ये कह सकते हैं कि 2 की पावर 2n हो जाएगा है ना, ये आ जाएगा। तो देखो अब एक हम पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, क्या पैटर्न, यहाँ देखते हैं पैटर्न क्या है हमारा पैटर्न कि भाई देखो अगर हमें कोई एक जीरो चाहिए, यानी कि अगर तुम्हें किसी भी नंबर में एक जीरो चाहिए तो उसके लिए आपके मिनिमम, मतलब मिनिमम यानी कि बोल सकते हैं एटलीस्ट अगर हमें किसी भी नंबर में एक जीरो चाहिए एंड डिजिट में है ना, तो एटलीस्ट हमारे पास एटलीस्ट यानी कि एक हमारे पास 2 हो और एक हमारे पास 5 होना चाहिए उसका फैक्टर, क्या फैक्टर है ना। एटलीस्ट आपके जो फैक्टर होगा ना, एटलीस्ट फैक्टर यानी कि आपको कितना चाहिए 1 2 और 1 5, ये आपका फैक्टर होना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक पेयर होना चाहिए, यानी कहने का मतलब 2 इंटू 5 का एक अगर पेयर होगा और 2 इंटू 5 का पेयर उसका क्या होगा फैक्टर हुआ, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक जीरो मिल जाएगा है ना, 1 0 मिल जाएगा, 1 0 मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो हमें 2 जीरो चाहिए तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि हमें 2 पेयर चाहिए, पहला और दूसरा, तो इसके लिए हमें 2 जीरो मिल जाएगा है ना, 2 जीरो मिल जाएगा है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 और 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2। ठीक है, 3 चाहिए तो भाई 3 पेयर बना लो, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, तो देखो 3 पेयर बन गया, यानी 3 जीरो मिल जाएंगे है ना। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2। तो इस तरह से हमें ये पैटर्न देखना है। तो देखा हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 इंटू 2 यानी कि हमारे पास ओके। तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, और यहाँ से हमें 3 जीरो बनाएंगे। तो कुछ इस तरह का पैटर्न हमारा बनना चाहिए। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि भाई यहाँ पे इसके मल्टीपल, तो मतलब इसका मल्टीपल कितने 2 तो बहुत इसके है फैक्टर, 2 तो है। अब 2 तुम्हारे कितने ही फैक्टर आ जाएंगे और 5 आपको एक भी ना मिले, तो 0 आना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यही लिख सकते हैं, यानी कि हम n जैसे कि क्या है, ये बोल रहा है कि भाई 2 इसका कितने भी मल्टीप्लाई में हो, 2 कितने ही मल्टीप्लाई है ना, और 2 कितने ही मल्टीप्लाई में होगा मान लो, तो ये क्या है तुम्हारा 2 तो इसके मल्टीप्लाई में है और ये n है, तो हम n की कोई सी भी वैल्यू रख लें, n की वैल्यू रखने से क्या हो जाएगा, मान लो ये आपका 2 टू दी पावर n है ना, या फिर 4 टू दी पावर क्या है आपका n है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, मैं ये अगर मैं मान लो इसकी पावर कितनी भी रखूँ 2 3 4 रखूँ, तो ये 4 इंटू 4 ही तो होगा। 4 इंटू 4 का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यही है ना कि 4 इंटू 4 क्या है, एक 4 का मतलब 2 इंटू 2 होता है। तो हर बार क्या आएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 ही तो आएगा, मतलब हमें 5 कहीं से भी नहीं मिलेगा। जब हमें 5 नहीं मिलेगा तो फिर हमारी 0 भी नहीं बनेगी है ना, हमें 5 नहीं मिलेगा तो हमें 0 नहीं मिलेगी। हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि वी डू नॉट हैव 5
as a factor. We do not have 5 as a factor in 4 to the power n, and hence क्या लिखा हमने, we do not have 5 as a factor in 4 to the power n, and hence we do not have pair of 2 into 5. हमारे पास 2 into 5 का पेयर भी नहीं है. सो एंड digit can never be 0. ठीक है, बात क्लियर हो गई. यानी कहने का मतलब क्या कि भाई हमारे पास यार 2 तो मल्टीपल में है और 5 मल्टीपल में नहीं है, तो ये कभी भी मतलब n की वैल्यू कितनी भी रख लें, क्योंकि बताया ना मैंने n की वैल्यू कितनी भी रखोगे तो वही आएगा, तो यही ना 4 मल्टीप्लाई 4 तो इस तरह से आधा चला जाएगा. यानी कि हमें 5 तो कहीं से मिलने नहीं वाला. अब आप क्वेश्चन को भी चेंज कर सकते हो, है ना. ये इसने बोला कि 4 टू द पावर है, आप 16 टू द पावर n रख सकते हो, 8 टू द पावर n रख सकते हो. क्वेश्चन को चेंज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो. ओके गाइस, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. तो आगे वाले क्वेश्चन में चलने से पहले आप इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो और फिर हम अगले क्वेश्चन मतलब अगले एग्जाम्पल में चलते हैं. प्लीज गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके गाइस, तो आगे चलते हैं हमारे अगले वाले एग्जाम्पल का. क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इसको PFM, है ना. इसका मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना. तो आप समझ लीजिए इसको. आगे चलते हैं इस पर कैसे सॉल्व करना देख लेते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस तो हमने देख ली है, तो पहले प्रोसेस से देख लेते हैं. इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं दोनों के. 2 से जाएगा 3 बार, 3 से 1, हाँ, और आ गया. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 20 है, तो 20 का भी देख लेते हैं. 2 से 10 हो जाएगा, 2 से, फिर 2 से 5 बार 5 टाइम्स, और फिर 5 से 1 टाइम्स. यानी कि ये क्या है 6 = 2 मल्टीप्लाई 3 and 20 = 2 मल्टीप्लाई 2 into 5. ये आ जाएगा हमारा. ठीक है, ओके, तो ये हमारा आ जाएगा. तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं. एचसीएफ के लिए क्या बोला गया है. एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है ना. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. यानी कि इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने हैं. देखो हाईएस्ट कितने हैं, कॉमन तो भैया इसमें ही यही है. इन दोनों में कॉमन क्या है, यही है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो ये आपका क्या है, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा. तो भाई इसका एचसीएफ कितना निकलेगा, इसका एचसीएफ 2 निकलेगा. ठीक है, ये हो गया एचसीएफ. एंड हमने किस में लिखा एचसीएफ को हम किससे कहते हैं, एचसीएफ को कैसे लिखेंगे, एचसीएफ को भी क्या लिखेंगे, इसके जो हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट लिखते हैं ना. हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट नहीं, लीस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है ना. लीस्ट पावर का प्रोडक्ट हम लिखते हैं. ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है आपका लीस्ट फैक्टर प्रोडक्ट, है ना. इसको हम लीस्ट फैक्टर प्रोडक्ट में लिखते हैं, लीस्ट पावर ऑफ फैक्टर. लीस्ट पावर ऑफ फैक्टर यानी कि इसको अगर मैं लिख 2 तो क्या लिख पाऊंगा, इसको लूंगा 2 to the power 2 into 5, और इसको कैसे लूंगा, इधर 2 into 3 यानी कि 2 to the power बनी रहेगी. तो लीस्ट पावर इसकी है ना 1. तो इसलिए हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 6 and 20 कितना आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 2 आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया. अब भाई एलसीएम क्या बोलता है, एलसीएम बोलता है आपका, ये बोलता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. क्या बोलता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो भाई देखो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका कितना निकल जाएगा,
एलसीएम में वैसे क्या बोला जाता है, एलसीएम में बोला जाता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और ये होता है, ये बोलते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ फैक्टर लेते हैं प्लस में आपका जो हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर होता है ना। और यहाँ एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, तो ये हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर होगा, इसकी हाईएस्ट पावर ये है, और नॉन कॉमन फैक्टर भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉन कॉमन, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम 6 और 20 का, एलसीएम 6 और 20 कितना आ जाएगा, 2 3 4 12 12 में 7, ये आ गया हमारा 60 है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, और एससीएम हमारा ये आ जाएगा। बट देखो यहाँ पे हमें इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से पूछा गया था, इसलिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से कर दिया है। ओके, तो इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। हमारे पास 2 नंबर का एक फॉर्मूला होता है उसमें, है ना। 2 नंबर क्या फॉर्मूला है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, लेट्स से मान लेते हैं हमारे पास ए एंड बी, कोई 2 नंबर है ना। तो भाई इनका जो मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लाई इसके HCF, इन दोनों नंबर के HCF मल्टीप्लाई LCM, इन दोनों नंबर के LCM के बराबर क्या होता है, देखो चेक कर लेते हैं कैसे। ए इंटू बी, ए कितना है हमारा 6 है, बी कितना है 20 है, एचसीएफ कितना निकला 2, यहाँ पे कितना निकला 60 इसका, तो इसका 120 आ गया, इज इक्वल टू इसका भी 120, वेरीफाई हो गया। ओके, यहाँ पर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने को बोला था, इसलिए हमने ये ऐसे सॉल्व कर दिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा निकला, और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या बोला, एलसीएम कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर, और आपके नॉन कॉमन फैक्टर हो चाहिए। एससीएफ में क्या होता है, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, लीस्ट पावर किसकी, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर क्या है, ये लीस्ट पावर इसकी 1 है ना, और इसकी 2 हो जाएगी, तो हम इसकी नहीं लेंगे, ये लेंगे, यानी कहने वाला जितने हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितनी बार मिला है, एक बार ना, तो एक ही बार मिला, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 है। ओके गाइज, तो प्लीज गाइज बिफोर गोइंग ऑन पॉज द वीडियो एंड गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर हमारा कितना है, 7 है। फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। अब ये देखो हमें यहाँ पे क्या प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ, बट एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना। तो जो हमने पिछले में क्या अपना जो फॉर्मूला डिस्कस किया था, उस फॉर्मूले से ही हम ये निकालेंगे, है ना। कैसे देख लेते हैं, 96 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से हम निकाल लेते हैं, 4 8 48 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, 2 से 6 आ जाएगा, फिर 2 से 3 और 3 से 1 आ जाएगा। 404 का देख लेते हैं, 2 से 202, फिर 2 से 101, और तो अब तो जाएगा नहीं, तो 1 से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, 96 का कितना आ जाएगा, 2 इंटू कितना आएगा, ये तो वैसे 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 404 का 2 इंटू 2 इंटू 10। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है इसमें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई में 3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 101। अब देखो हमने क्या कहा था कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या था आपका, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर।
तो कॉमन फैक्टर कौन सा हमारा ये, और लीस्ट पावर कितनी है 2 टू द पावर 2, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 2 यानी कि 4, ठीक है 4 हो गया। तो अब इन्होंने क्या कहा था, मान लो हमारे पास ये दो नंबर थे है ना, हमारे पास दो नंबर थे, तो इन्होंने कहा क्या हमें क्या निकालना है एलसीएम भी निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम। तो भाई एलसीएम कैसे निकालेंगे, सीधा वो वही वाले फॉर्मूले में रख देंगे। कैसे, हमने देखा था ना फॉर्मूला क्या था हमारा, ए इंटू वी इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए वी मल्टीप्लाई में एल सी एम ऑफ ए एंड बी। ए और बी क्या हमारा 96 इंटू 404, राइट। उसके बाद एच सी एफ कितना निकला 2 मल्टीप्लाई में एल सी एम ऑफ 96 404, ठीक है। तो भाई देख लेते हैं एल सी एम ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन 2, तो उसकी बाकी में कितना आ जाएगा 202, नहीं ये 4 आएगा ना, ये 4 आएगा और ये 4 है 4, तो ये कितना आ जाएगा 101, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई में 101, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से अच्छा होगा, हम इसको ऐसे कर लें 9 में हमने पढ़ रखा है मेथड प्लस 1 यानी कि 96 100 प्लस 96 और आंसर आ जाएगा आपका 96 ये आपका, ठीक है। तो गाइस हमें वैसे सॉल्व नहीं करना है, अपना ये फॉर्मूला ही लगाकर सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारा किसके लिए था, ये 2 नंबर्स के लिए था, जब हमारे 2 नंबर होंगे, 2 नंबर होंगे 2 नंबर होंगे, ठीक है। So before going on, please pause the video and note it down. Okay guys, तो अपना नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, एग्जांपल नंबर 8, और इसमें पूछा गया फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम 6, 72 एंड 122 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हमें एलसीएम भी निकालना है एचसीएफ भी निकालना है इन तीनों नंबर का। तो देखो 2 नंबर का हमारे पास फॉर्मूला था, बट 3 नंबर का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम डायरेक्टली ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे जैसे हमने अपना एग्जांपल नंबर 2 दिया था, मतलब 5 क्वेश्चन का दिया था। ओके, तो 2 इसका कितना आ जाएगा 3 और 3 1, फिर 72 का देख लेते हैं, ये 36, ये 18, ये तुम्हारा 9, ये 3 और ये 3 से 120 का देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 60, ये 30, ये 15, ये 3 से 5 और 5 से 5, ठीक है। ओके गाइस, तो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 120 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 2 की पावर इसकी 1 रहेगी मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 रहेगी, 2 की पावर 3 रहेगी और 3 की पावर 2 रहेगी, पूरा हमारा 2 की पावर 3 रहेगी, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है भाई, देखो हमारा एचसीएफ क्या था, एचसीएफ के लिए हमने क्या बोला था, हमने पिछले ही बता दिया है कि भाई लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, है ना, ऐसे निकालो, चाहे तो ऐसे निकालो कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई एक ही बन जाएगा, मैं इधर से भी निकाल दूंगा, है ना, एक ये बन रहा है और एक तुम्हारा कौन सा, एक ये बन रहा है, है ना। तो देखो लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन सा 2 और 3, तो 2 और 3 लीस्ट पावर कितनी है, यही है, इसकी तो कोई लीस्ट नहीं है, तो यानी कि एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ओके, एचसीएफ। और अब एलसीएम के लिए क्या बोला था हमने, एलसीएम के लिए बोला था हमने कि हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर, highest power of common factor and non
ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे ले लेंगे, या फिर हम क्या लिखते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटर पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अदर नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर एंड अदर नॉन कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट लिख लो या ग्रेटर लिख लो, कोई बात दोनों में चल जाएगा। हाईएस्ट यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3, हाँ 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 आ गया, और 5, ओके क्या हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 इंटू 9 इंटू 5 यानी कि कितना हो जाएगा 5 8 ज़ा 40 और 9 4 ज़ा 36, यानी कि हमारा 360 LCM क्या आ जाएगा 360 LCM आ जाएगा। तो देखो क्या है 3 नंबर के लिए हमारे हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वो वाला फॉर्मूला हम सिर्फ 2 नंबर की लगाएंगे। 3 नंबर के लिए वैसे तो आपके में यूज नहीं है, मैं बता देता हूँ कि क्या होता है फॉर 3 नंबर अगर वो इंटीजर होंगे, तीनों नंबर कैसे हैं इंटीजर है, तो मान लेते हैं नेट तीनों नंबर आपका A B एंड C है, ठीक है A B एंड C है, तो इसके लिए क्या होगा यही होगा अगर आपको LCM निकालना है, क्या निकालना है LCM, तो LCM ऑफ A B एंड C, A B है C, तो इसके लिए क्या होगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A इंटू C, ओके फिर मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा HCF का, HCF ऑफ A B एंड C, ठीक है ओके। इसके बड़े में क्या लिखोगे HCF ऑफ A B मल्टीप्लाई में HCF ऑफ B C मल्टीप्लाई HCF ऑफ A C, तो इनकी आपके पास क्या होनी चाहिए ये हो जाना चाहिए, ठीक है ये फॉर्मूला लग जाएगा। अगर मैं HCF की बात करूँ HCF ऑफ A B C तीनों का, तो सेम ही है A इंटू B इंटू C मल्टीप्लाई में LCM ऑफ A B C है ना, और यहाँ पे आ जाएगा LCM ऑफ A कॉमा B मल्टीप्लाई में LCM ऑफ B कॉमा C मल्टीप्लाई LCM ऑफ A कॉमा C, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ओके गाइस, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो चाहो तो, बट पहले ही बता देता हूँ आपके सिलेबस में बस बता दिया, तुम्हारी जानकारी नॉलेज के लिए मैंने ये बता दिया है, ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सीधा 3 नंबर का आएगा तो आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है, बहुत सिंपल है ये, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बच्चों वाली चीज़ है, प्राइम फैक्टराइजेशन और एक्सेट्रा जो भी है बहुत बच्चों वाली चीज़। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे आपको ये इंट्रोडक्शन करवा दिया, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका प्रॉपर एक्सरसाइज में हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर एक्सरसाइज में हम आपको सॉल्व कर पाएंगे जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन, तो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत अच्छे से देख लेना है, इंट्रोडक्शन वीडियो जब आप अच्छे से देख लोगे तो आप एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से बना लोगे, ओके। एंड हमने अभी बीच में वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अब थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, इसलिए फिर दोबारा से अब आपको कंटिन्यू हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके गाइज, सो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे किसी भी वीडियो का आप अपलोड होता है, कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। ओके गाइज, सो दिस इज जगेश कुमार साहू एंड आई एम साइनिंग।